कर्नाटक विधानसभा चुनाव का रण विज्ञापन पर भाजपा कांग्रेस नेताओं को चुनाव आयोग का नोटिस। सुप्रीम कोर्ट ने मुस्लिम आरक्षण के बयानों पर भाजपा को फटकारा। पहलवानों के धरने का आज 17वां दिन। जनवरी में 7 बैठे 5 पहलवानों का बिश्केक टूर्नामेंट के लिए चयन। 1 से 4 जून तक किर्गिस्तान में है प्रतियोगिता। स्वर्ण मंदिर के पास धमाके में टेरर एंगल। आतंकी हमले की आशंका के बाद एनआईए एनएसजी जांच के लिए पहुंची। गृह मंत्रालय ने मांगी रिपोर्ट। अमृतसर में धमाकों के बाद एक्शन। पंजाब में ऑपरेशन विजिल शुरू। बदमाशों के साथ ड्रग तस्करों को पकड़ने के लिए अभियान। प्रचार के आखिरी दिन योगी और अखिलेश की कानपुर में हुंकार। कानपुर बुंदेलखंड क्षेत्र में आज सीएम योगी की 3 जनसभाएं। कानपुर में अखिलेश का रोड शो। केरल स्टोरी पर रोक की पिटीशन सुनेगी सुप्रीम कोर्ट। पहले कहा था एक्टर प्रोड्यूसर ने मेहनत की, फिल्म अच्छी है या नहीं बाजार तय करेगा। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। नमस्कार, आप देख रहे हैं के न्यूज। मैं हूं आपके साथ हूं आदित्य द्विवेदी और इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, भोपाल से मिल रही है। खरगोन में बस हादसा हुआ है। पुल से गिरी है बस। 22 यात्रियों की मौत बताई जा रही है। लगभग 20 जख्मी बताए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मृतकों के परिवार को मिलेंगे 4 लाख रुपए। 4 लाख की आर्थिक सहायता देगी शिवराज सरकार। भोपाल से बड़ी खबर, खरगोन में बस हादसा। पुल से गिरी है बस। 22 यात्रियों की मौत बताई जा रही है। 20 जख्मी बताए जा रहे हैं। सीएम शिवराज सिंह चौहान ने संवेदनाएं व्यक्त की हैं। मृतकों के परिवार को मिलेगी 4 लाख की आर्थिक सहायता। और बता दें आपको, इस बस हादसे में भी जो जख्मी हैं उसमें कई की हालत गंभीर बताई जा रही है। ऐसे में जो वहां का प्रशासन है उसने तुरंत कार्रवाई की है। घायलों को अस्पताल में भर्ती कराया है। और उनको हर संभव मदद का भरोसा दिलाया है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं, ये हादसे के बाद की तस्वीरें हैं। किस तरीके से वहां पर भीड़ जमा है। उस बस को देखिए, किस तरीके से वो बस जो है जो गिरी है। जब ये हादसा पेश आया वहां पर एकाएक लोग पहुंचे। इतनी तेज आवाज थी इस बस के गिरने की। उसके बाद वहां पर लोग पहुंचते हैं और वहां पर कुछ लोग मदद के लिए हाथ भी बटाते हैं। हालांकि स्थानीय प्रशासन मौके पर तुरंत पहुंचता है। तस्वीरों में आप देख सकते हैं किस तरीके से वहां पर अफरा तफरी का माहौल देखने को मिल रहा है। लोग जब वहां पर पहुंचे, लोगों ने मदद की हर संभव कोशिश की। वहां पर जो लोग बस के अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश करते हुए आप तस्वीरें इस वक्त के न्यूज पर देख सकते हैं। किस तरीके से लोग बस की छतों पर चढ़ गए और जिस तरीके से हो सकता है कोशिश कर रहे हैं कि किसी तरीके से, इन तस्वीरों में आप देख सकते हैं कि किस तरीके से कोशिश उन्होंने की है और जो अंदर फंसे हुए थे उनको निकालने की कोशिश की। और इसी पर ज्यादा जानकारी के लिए हमारे संवाददाता राहुल बैरागी हमसे जुड़ रहे हैं। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। राहुल, इस वक्त ताजा अपडेट बताइए, घायलों की स्थिति बताइए और जो मृतक हैं उनकी संख्या अभी 22 है। चाहूंगा कि एमपी में मौत का तांडव एक बार फिर देखने को मिला है। वहीं खरगोन जिले में एक यात्री बस नदी में जा गिरी है जिसमें 15 से बढ़कर 22 यात्रियों की मौत हो चुकी है अभी। और बताना चाहूंगा मैं, ये मंगलवार सुबह की घटना है। बस 50 फीट अंदर पुल से नीचे जा गिरी है जिसमें करीब 50 सवारी मौजूद थी। वहीं खरगोन पुलिस अधीक्षक ने बताया कि 20 लोग से ज्यादा अभी घायल है जिनको जिला अस्पताल में इलाज जारी है। जी, लोगों का क्या कुछ कहना है? लोगों ने जो प्रत्यक्षदर्शी थे उन्होंने क्या कुछ देखा, क्या कुछ नजारा रहा उनके अनुसार? क्या आपकी उनसे बात हो पाई?
जी मैं बताना चाहूंगा वहीं के गांव के ही राज पाटीदार से बात हुई है। राज पाटीदार ने बताया कि मां शारदा ट्रेवल्स बस थी जो वहां से गुजरी थी। बस करीब में 40 से ज्यादा अधिक लोग सवार दिखाई दिए उनको। उसके बाद बस तेज गति। जी शायद हमारा संपर्क जो है वो टूट गया है। और आपको बता दें जिस तरीके से बात कही जा रही, जो ट्रेवल्स एजेंसी है मां शारदा, उस पर भी सवाल उठ रहे हैं। क्या बस बिल्कुल फिट थी, क्या चलने लायक थी? दूसरी बात, यहाँ पे ड्राइवर की लापरवाही का मामला भी सामने निकल कर आ रहा है। सूत्रों के हवाले से ये खबर मिल रही है कि ड्राइवर ने लापरवाही बरती है। जो प्रभारी मंत्री थे वो भी मौके पर पहुंचे, उन्होंने भी लोगों का हालचाल जाना। जो घायल थे उनको तुरंत पहुंचाया गया, उन्हें 50-50 हज़ार की मदद का भरोसा दिया गया। साथ ही साथ उनका जो इलाज है उसका खर्च भी सरकार उठा रही। साथ ही साथ 25,000 रुपये जो मामूली घायल हैं उनको दिया जाएगा। 4 लाख रुपए मृतकों को मिलेगा। और ये वाकई में जो हादसा था सबको चौंका देने वाला था कि एक आखिरकार एक ड्राइवर की लापरवाही और गलती का नतीजा उन लोगों को, उन परिवारों को झेलना पड़ रहा है जिस ड्राइवर की वजह से इस बस का हादसा हुआ। बस खाई में गिरी है। अपने आप में कई सवाल पीछे वो छोड़ती है और कई सवाल ऐसे हैं जिनके जवाब देने पड़ेंगे, चाहे वो ट्रैवल एजेंसी हो और साथ ही साथ जो प्रत्यक्षदर्शी थे उनका क्या कुछ कहना है। वो भी हमारे जो रिपोर्टर है वहां पर इस वक्त मौजूद हैं, वो हमको बता रहे थे। हालांकि उनसे हमारा संपर्क टूट गया। एक बार फिर से हम उनसे संपर्क साधने की कोशिश करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार इस वक्त क्या कुछ वहां पर चल रहा है। क्या वहां पर जो जख्मी थे उनको पूरी तरीके से वो ठीक हैं? मृतक हैं जो, क्या उनकी संख्या बढ़ सकती है या जो घायल हैं उनमें गंभीर घायल कम है और ऐसे में सब ठीक हो जाएंगे? सबसे बड़ा सवाल ये उठ रहा है कि आखिरकार कैसे एक ड्राइवर की लापरवाही के चलते इतना बड़ा हादसा हो गया। राहुल, आपका शुक्रिया इस पर तमाम जानकारी देने के लिए। वक्त वक्त पर हम आपसे ताज़ा अपडेट लेते रहेंगे। और इस बीच एक और बड़ी खबर मिल रही मुरैना से। मुठभेड़ लेपा कांड के 2 आरोपी गिरफ्तार हो गए। आपको बता दें इस मुठभेड़ कांड में 6 लोगों की हत्या कर दी गई थी, जिसमें 3 महिलाएं जिसमें थी, जिनको रास्ते में जब ले जा रहे थे तब उनकी मौत हो गई और 3 जो और मृतक थे, पुरुष थे, उनकी मौत हो गई थी। 6 लोग, हालांकि 8 लोगों को गोली लगी थी। उसमें एक मधु नाम की महिला भी थी जिसके जिसके गर्भ में एक बच्चा पल रहा था, उसकी भी मौत की खबर मिल रही है। तो कुल मिलाकर के अपने आप में ये हृदय विदारक जिस तरीके से घटना को अंजाम दिया था इन 2 लोगों ने, ऐसे में पुलिस ने इन दोनों आरोपियों को गिरफ्तार कर लिया है। महुआ थाना क्षेत्र के बीहड़ों में ये मुठभेड़ हुई। आपको बता दें लेपा गांव में 6 लोगों की हत्या के हैं ये आरोपी। मुरैना मुठभेड़ लेपा कांड के 2 आरोपी गिरफ्तार कर लिए गए हैं। आपको इसमें एक बात और बता दें कि इस एनकाउंटर के दौरान एक आरोपी के पैर में भी गोली लगी है। पुलिस और आरोपियों में जवाबी फायरिंग हुई। जब पुलिस उनको पकड़ने जाती है तो पुलिस पर ही उल्टा हमला कर देते हैं। अपने आप में कई सवाल ये हैं कि आखिरकार क्या उन अपराधियों को, उन आरोपियों को क्या बिल्कुल जरा सा भी डर नहीं सता रहा था प्रशासन का, जिस तरीके से उन्होंने पुलिस पर ही हमला कर दिया। और इसी बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता हमारे साथ जुड़ रहे हैं, शुभम कुलश्रेष्ठ। सीधा उनका रुख कर लेते हैं। शुभम, क्या ताज़ा अपडेट है आपके पास? क्योंकि ये जो मामला बताया जा रहा है 2013 का बताया जा रहा है, जिस वक्त एक छोटे से जमीन के टुकड़े को लेकर के मामला आगे बढ़ा था और ऐसे में उस महिला के पति की हत्या कर दी जाती, जिस महिला के कहने पर जो उसके बेटे उन्होंने हमला किया, जिसमें इन 6 लोगों की मौत हुई है। ताज़ा अपडेट शुभम, आपको आवाज मिल रही है? जी बिल्कुल आवाज आ रही है सर। जी जी, ये आज सुबह 5 बजे के महुआ थाने भेड़ की घटना है, जहाँ पे ये आज सुबह जो 2 मुख्य आरोपी थे अजीत और भूपेंद्र, इनमें पुलिस में मुठभेड़ हुई है, जिसमें एक आरोपी के पैर में गोली लगने की खबर थी, जिससे महुआ थाना पुलिस दोनों आरोपियों को जिला अस्पताल लेके आई। वहाँ पे उनका उपचार कराया गया। अभी वो
जिला अस्पताल में ही एडमिट हैं। जी जी, अभी ताज़ा अपडेट आपके पास क्या है? क्योंकि बताया जा रहा है वो उस महिला को भी गिरफ्तार कर लिया गया है। हालांकि इन सभी पर 10-10 हज़ार रुपए का, इन तीनों पर 10-10 हज़ार रुपए का इनाम घोषित था। और ऐसे में उस महिला का क्या कुछ कहना है, पुलिस प्रशासन का क्या कुछ कहना है? क्योंकि सवाल कई है यहाँ पर। ऐसे में 6 लोगों की हत्या कर दी जाती है, जिसमें 3 महिलाएं शामिल हैं। जी, इसमें जैसे और ये मामला आज का नहीं, ये पुरानी रंजिश का मामला है। पुलिस ने एहतियात क्यों नहीं बरती? एलआईयू क्या कर रहा था? जी, ये 10 साल पुरानी रंजिश का मामला है, जिसमें इस बार ये अहमदाबाद से लौटते हैं। एक पक्ष जिसमें क्या कहते हैं, अजीत पक्ष जो रहता है वो 6 लोगों की गोली से मौत कर देता है। उसके बाद जिसमें महिलाएं, जो एक महिला पहले दिन 5 तारीख को ही घटनास्थल से पकड़ ली जाती है, जिसमें एक बीर सिंह और एक रज्जू जो महिला को गिरफ्तार किया जाता है। उसके बाद दूसरे दिन 6 तारीख को जब सुशांत सक्सेना आईजी ने 10-10 हज़ार रुपए का नाम घोषित किया था, उसके बाद आरोपियों की धरपकड़ तेजी से जांच करनी शुरू कर दी थी पुलिस। उसके बाद आज अभी तक 4 आरोपी पुलिस की पकड़ में आए थे, जिसमें एक महिला का और गिरफ्तारी की गई थी, जिसका नाम पुष्पा था, जो उसकी मां बता रहे थे, जिसने अपने बेटे को गोली मारने के लिए उकसाया था। उसके बाद आज ये 2 आरोपी पुलिस की मुठभेड़ में इनको गिरफ्तार किया गया है। इसको देखते हुए अभी तक 6 आरोपी पुलिस की गिरफ्त में है। संबंधित थाने के जो एसएचओ, उनका क्या कुछ कहना इस पर है? और दूसरी बात, सीओ जो है वहां के, वो क्या कुछ कह रहे हैं इस पर? आला अधिकारियों का क्या कुछ कहना है इस पर? आगे क्या कुछ कार्रवाई करेंगे? आला अधिकारियों का कहना है कि जहां तक जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी सभी आरोपियों को पुलिस गिरफ्त में लेगी। उसके बाद अगर ये कुछ आरोपी बचते हैं, अगर वो भी सरेंडर नहीं करते हैं, तो उनके मकान तोड़ने की कार्रवाई की जाएगी। उसके बाद आईजी का भी कहना है कि जितनी जल्दी हो सकता है उतनी जल्दी आरोपियों को पकड़ने की हम कोशिश करेंगे। जी, पुलिस ने क्या कुछ घटनाक्रम आपको बताया कि आखिरकार पुलिस उस थाना क्षेत्र अंतर्गत पहुंचती है जहां पर ये दोनों आरोपी छुपे हुए थे और एकाएक अचानक गोलियां चलने लगती हैं। उसके बाद पुलिस एनकाउंटर में एक का हाफ एनकाउंटर, यानी कि उसके पैर में गोली लग जाती है। पुलिस का ऑपरेशन लंगड़ा जिस तरीके से यूपी में चला है, उसके बाद अन्य राज्यों में भी देखने को मिल रहा है। तो ऐसे में महुआ थाना क्षेत्र अंतर्गत क्या कुछ पुलिस की थ्योरी क्या कुछ नजर आ रही है इस पर? जी, आला अधिकारियों का जो 5 तारीख जब ये घटना हुई थी, तब आला अधिकारियों का कहना था कि यहाँ पे जो आरोपी जिन्होंने गोलियां चलाई हैं और जो पक्ष जिससे गोलियां उन्होंने चलाई थी, वो पक्ष अहमदाबाद से उसी दिन लौटा था। उन्होंने पुलिस को कोई खबर नहीं दी थी कि हम गाँव आ रहे हैं। तो इससे पुलिस का कहना ये साफ है कि मतलब आरोपी हमसे नहीं बता के गए, अगर हमको बताते तो हम उनकी सहायता जरूर करते। लेकिन उधर ही अगर जो अपने आरोपी पक्ष के जो दूसरा पक्ष है उससे अगर बात की जाए, तो वो कहता है कि पुलिस के पास हम थाने में गए थे, लेकिन पुलिस ने हमारी नहीं सुनी। करीब जो घटना होने के 2 घंटे बाद पुलिस घटनास्थल पर पहुंची है। जब तक अगर ये पुलिस टाइम पर पहुंच जाती तो ये घटना इतनी बड़ी नहीं होती। जी, जिस तरीके से शुभम कहा ये जा रहा है कि जो उस लड़के की जो माँ है वो कह रही है, चुन चुन कर बता रही है, आप इसको गोली मारिए, उसको गोली मारिए, और वो जो बेटा है वो गोलियां चला रहा है। ऐसे में क्या कुछ गांव वालों का कहना है, क्या कुछ कह रहे हैं पुरानी रंजिश है यहाँ पर, तो वो बदले की भावना से इस कृत्य को अंजाम दिया गया है? जी बिल्कुल, ये 10 साल पुराना एक घूरे का जो मामला घूरा जो रहता है गाँव में, जहाँ लोग कूड़ा अपना गोबर वगैरह जो डालते हैं। एक सरकारी जमीन थी जिससे कूड़ा डाला जा रहा था, जिससे एक जो अजीत फैमिली थी उसने जो क्या बोला था, वो कूड़ा डाल रहे थे। लेकिन जो दूसरा पक्ष है जो अहमदाबाद से अभी आया है, वो मना कर रहा था। लेकिन इसमें इन्होंने जो दूसरा पक्ष, जिसने गजेंद्र सिंह तोमर वाला पक्ष है, इसने पहले इनके 2 आदमी 2013 में मारे थे। तो इसमें उसकी मां ने बताया कि ये तेरे पिताजी के कातिल है, इनको आपको इसको मारना है, उसको मारना है। ऐसे उसको चुन चुन के उसने उनको गोली मारने की उससे उकसाया। शुभम, अब आप जिस घूरे शब्द का यूज कर रहे हैं, गांव में घूरा डाला जाता है, लेकिन उस जमीन का जो टुकड़ा होता है बहुत छोटा होता है। कम शब्दों में जल्दी से बताइए कि आखिरकार वो जमीन कितनी है जिसकी वजह से इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे दिया गया? ये जगह ज्यादा नहीं होगी, करीब ये 10 मीटर या 10 फुट का एरिया। चलिए, कुल मिलाकर के बहुत ही छोटा सा टुकड़ा जमीन का, जिसके चक्कर में इतनी बड़ी घटनाओं को अंजाम दे दिया जाता है। शुभम कुलश्रेष्ठ, आपका शुक्रिया हमसे जुड़ने के लिए और इस पर ताजा जानकारी देने के लिए। आगे बढ़ते हैं, एक और बड़ी खबर आपको बता दें, प्रयागराज से मिल रही है। अतीक के अवैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली गई है।
ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को चिन्हित कर लिया है। आपको बता दें, इन्फोर्समेंट डायरेक्टोरेट ने 100 करोड़ की संपत्ति को चिन्हित कर लिया है। 100 करोड़ से ज्यादा की बेनामी संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है। प्रयागराज, लखनऊ और नोएडा में इन बेनामी संपत्तियों को चिन्हित किया गया है। प्रयागराज में चिन्हित संपत्ति की कीमत लगभग 50 करोड़ से ज्यादा आंकी गई है और बताई जा रही। लखनऊ की चिन्हित संपत्ति की कीमत 20 करोड़ से ज्यादा बताई जा रही है। नोएडा में जो चिन्हित की गई है संपत्ति, उसकी कीमत लगभग 30 करोड़ आंकी गई है और बताई जा रही है। चिन्हित संपत्ति को अतीक ने करीबियों के नाम दर्ज कराया था। बड़ी खबर इस वक्त की, अतीक के करीबियों के घर हुई है ईडी की छापेमारी में यह खुलासा हुआ है। आपको बताएं, छापेमारी में दस्तावेजों के आधार पर यह खुलासा किया गया है। राजस्व विभाग से ईडी करा रही है संपत्तियों का सत्यापन। मनी लॉन्ड्रिंग के तहत आपको बता दें, संपत्तियों को ईडी की टीम अटैच करेगी। प्रयागराज से बड़ी खबर, अतीक के अवैध साम्राज्य पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी कर ली है ईडी ने, और ईडी ने 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को चिन्हित किया है। और ऐसे में एक बार फिर बड़ी कार्रवाई देखने को मिल सकती है अतीक पर। 100 करोड़ से ज्यादा की संपत्ति को चिन्हित कर लिया गया है। आपको बता दें, ये वही अतीक अहमद है जिसको अस्पताल मेडिकल के लिए ले जाते वक्त उसकी हत्या कर ली गई थी। चलिए आगे बढ़ते हैं। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, श्रावस्ती से मिल रही है। सड़कों पर खड़े ट्रैक्टर ट्रॉली बन रहे हैं हादसों का कारण। बड़ी खबर, बीच सड़क पर खड़े ट्रैक्टर से देर रात भिड़ा है किशोर। हादसे में बाइक सवार भीम पांडे हुआ गंभीर रूप से घायल। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। हादसे में बाइक सवार भीम पांडे हुआ है गंभीर रूप से घायल, ऐसी जानकारी मिल रही है। स्थानीय लोगों ने एम्बुलेंस की मदद से उसे अस्पताल पहुंचाया। चिकित्सकों ने मेडिकल कॉलेज बहराइच उसे रेफर कर दिया है। बता दें, जिस तरीके से हादसे हो रहे हैं, ट्रैक्टर ट्रॉली को लोग बीच में खड़ा कर देते हैं, जिसके चलते हादसे हो रहे हैं, हादसे पेश आ रहे हैं। भिंगा थाना क्षेत्र के खरगौरा मोड़ के पास की घटना बताई जा रही है। एक और बड़ी खबर आपको बता दें, लखनऊ से मिल रही है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने फांसी लगा ली है। सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने फांसी लगा ली है। पवन कुमार सत्संगी ने फांसी लगाकर आत्महत्या कर ली है। बड़ी खबर, कमरे में फांसी के फंदे से लटकता मिला है पवन का शव। परिवार ने विभागीय अफसर पर गंभीर आरोप इस दौरान लगाए हैं। अधिकारी की प्रताड़ना से अवसाद में चले गए थे पवन, ये आरोप है परिवार वालों का। स्टेट प्रोजेक्ट मॉनिटरिंग यूनिट में पवन सत्संगी थे तैनात। आशियाना के सिंचाई विभाग आवासीय परिसर का पूरा मामला बताया जा रहा है लखनऊ के। लखनऊ से बड़ी खबर, सिंचाई विभाग के अधिशासी अभियंता ने फांसी लगा ली है।
एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बरेली से मिल रही है। अशरफ के गुर्गे फुरकान नबी के बर्थडे का वीडियो वायरल हुआ है। 5 महीने पहले का ये वीडियो बताया जा रहा है। अशरफ के साले सद्दाम और लल्ला गद्दी का खास है फुरकान। अवैध तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त करता था फुरकान। अवैध तरीके से जमीनों की खरीद फरोख्त करता था फुरकान, ऐसी जानकारी है। बरेली जेल में बंद है फुरकान नबी। तमंचे से की जा रही है ताबड़तोड़ फायरिंग। बरेली से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बर्थडे पार्टी का वीडियो जो 5 महीने का पहले का बताया जा रहा है। अशरफ के साले सद्दाम और लल्ला गद्दी का खास है फुरकान। बड़ी खबर हरदोई से है। दबंग महिला ने सर्राफा कारोबारी को चप्पलों से पीटा है। महिला ने कारोबारी व उसकी पत्नी को भी पीटा है। बड़ी खबर, लेन देन के विवाद में महिला ने पिटाई की है, ऐसी जानकारी मिल रही है। मारपीट की जो घटना है वो सीसीटीवी में कैद हो गई है। पीड़ित सर्राफा कारोबारी ने पुलिस को तहरीर दी है। आपको बता दें, पाली कस्बा के बाजार मोहल्ला निवासी है पीड़ित दंपति। पाली कस्बा के बाजार मोहल्ला निवासी है पीड़ित दंपति। तस्वीरों में आप देखिए किस तरीके से पिटाई का जो सीसीटीवी फुटेज है उसमें हाथापाई होते हुए आप देख सकते हैं। सर्राफा कारोबारी के साथ मारपीट की घटना को अंजाम दिया गया है। देखिए किस तरीके से बॉक्स उठा करके वो उसके सर पर मार रही है महिला। श्रावस्ती से बड़ी खबर है। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की है। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की है। आईजीआरएस पर अमित मेडिकल के विरुद्ध की गई थी शिकायत, जिसके चलते ये कार्रवाई की गई है। बगैर लाइसेंस के चल रहा था अमित मेडिकल स्टोर। ड्रग इंस्पेक्टर ने दवाओं को सीज कर सैंपल ले लिया है। जांच रिपोर्ट मिलने के बाद दर्ज कराई जाएगी एफआईआर। तिकोना नगर में संचालित हो रहा था फर्जी मेडिकल स्टोर, जिसके चलते इस कार्रवाई को अंजाम दिया गया है। ड्रग इंस्पेक्टर के द्वारा मेडिकल स्टोर पर छापा मारकर दवाइयों को सीज कर दिया गया है। जांच के बाद अब एफआईआर दर्ज कराई जाएगी। बगैर लाइसेंस के अमित मेडिकल स्टोर चल रहा था। बगैर लाइसेंस के चल रहा था अमित मेडिकल स्टोर। ड्रग इंस्पेक्टर ने दवाओं को सीज कर सैंपल ले लिया है और जांच के बाद अब इस पर एफआईआर दर्ज कराई जाएगी और आगे की कार्रवाई की जाएगी। तिकोना नगर में संचालित हो रहा था फर्जी मेडिकल स्टोर। श्रावस्ती से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। ड्रग इंस्पेक्टर ने मेडिकल स्टोर पर छापेमारी की कार्रवाई की है। आईजीआरएस पर अमित मेडिकल स्टोर के विरुद्ध शिकायत की गई थी। एक और बड़ी खबर जौनपुर से मिल रही है। दबंगों ने युवक को जमकर बांधकर
पिटाई की है। घायल अवस्था में आरोपितों ने, जो लोग हैं उन्होंने 108 पर सूचना दी। चोरी के आरोप में पीट कर मारने की बात सामने आ रही है। शव को जिला अस्पताल में छोड़कर भागे सूचना देने वाले लोग। चोरी के आरोप में पीट कर मारने की बात सामने आ रही है। डॉक्टर ने युवक को की मृत घोषित हत्या की आशंका जाहिर की जा रही है। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के हाइडिल के समीप का यह मामला बताया जा रहा है। जौनपुर से इस वक्त की बड़ी खबर, दबंगों ने युवक को जमकर बांधकर पीटा है, जिससे उसकी मौत हो गई है। पहला अवस्था में आरोपितों ने उसे जिला अस्पताल में छोड़ दिया और वहां से भाग निकले। चोरी के आरोप में पीट कर मारने की बात हालांकि अभी तक सामने आ रही है। शव को जिला अस्पताल में छोड़कर भागे हैं सूचना देने वाले लोग। चोरी के आरोप में पीट कर मारने की बात सामने आ रही है। डॉक्टर ने युवक को मृत घोषित किया, हत्या की आशंका जताई जा रही है। लाइन बाजार थाना क्षेत्र के हाइडिल के समीप का यह पूरा मामला बताया जा रहा है। बागपत से एक और बड़ी खबर मिल रही है। नायक फिल्म के अनिल कपूर की कॉपी की गई है। दूध से नहलाया गया है बसपा प्रत्याशी को। नहलाने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। बीएसपी प्रत्याशी का दुग्धाभिषेक चर्चा का विषय बना हुआ है। कुंतलों दूध से हुआ बीएसपी प्रत्याशी का दुग्धाभिषेक। सोशल मीडिया पे इसका वीडियो वायरल हो रहा है। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से बसपा प्रत्याशी का दुग्धाभिषेक किया जा रहा है। नायक फिल्म आई थी, आपको याद होगा, जिसमें अनिल कपूर का दुग्धाभिषेक कराया जाता है। ठीक उसी की तर्ज पर ये तस्वीरें कुछ सामने आ रही हैं। बसपा प्रत्याशी का दुग्धाभिषेक कराया जा रहा है और इन साहब ने दुग्धाभिषेक होने के बाद कहा कि जिस तरीके से लोगों ने इनके शरीर की जो गंदगी साफ की, दुग्धाभिषेक करके उन्हें साफ किया है, मैला नहीं होने दिया है, ठीक उसी तरीके से वो इस समाज में गंदगी साफ कर देंगे, भ्रष्टाचार को साफ कर देंगे। उन्होंने कई वादे भी लोगों से किए हैं। चुनाव प्रचार के दौरान ये वीडियो वायरल हुआ है। बड़ौद से बीएसपी अध्यक्ष पद के प्रत्याशी हैं मुकेश उपाध्याय, आपको बता दें, नहलाने का वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है। अगली खबर मुरादाबाद से आपको बता दें, गुटबाजी के झगड़े में युवक की मौत की घटना सामने आई है। गुटबाजी के झगड़े में झगड़ा जो हुआ है उसमें युवक की मौत बताई जा रही है। मुरादाबाद से बड़ी खबर, 20 वर्ष के युवक को गोली मारकर मौत के घाट उतार दिया गया है। रेस्टोरेंट के बाहर युवकों के 2 गुटों के झगड़े में गोली चली, जिसमें 20 वर्ष के एक युवक की मौत हो गई। गोली लगने के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती कराया गया। गोली लगने के बाद युवक को अस्पताल में भर्ती जरूर कराया गया, लेकिन तब तक उसे मृत घोषित कर दिया गया। इलाज के दौरान युवक की मौत हुई। सर्विलांस टीम एसओजी थाना पुलिस हत्यारों की तलाश में जुटी हुई है। थाना मझोला के बुद्धि बिहार कॉलोनी एमजीआर रेस्टोरेंट के पास का पूरा मामला बताया जा रहा है। मुरादाबाद से बड़ी खबर है, गुटबाजी के चलते 2 गुटों में झगड़ा होता है, जिसमें एक 20 वर्ष के युवक की गोली मारकर हत्या कर दी गई है। हालांकि पुलिस प्रशासन जो है, स्थानीय प्रशासन है, एसओजी की टीम है, सर्विलांस टीम है, ये सारे लगे हुए हैं उन हत्यारोपियों को
तलाश करने के लिए। यह वक्त एक ब्रेक का, जल्द होंगे हाजिर। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। ब्रेक के बाद अगली खबर का रुख कर लेते हैं। फर्रुखाबाद से मिल रही है, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध हथियारों का जखीरा थाना पुलिस व स्वात टीम ने पकड़ लिया है। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा है। अवैध शस्त्र बनाने वाले 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा है। बड़ी खबर, अवैध शस्त्र बनाने वाले 3 आरोपियों को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। 25 बने अवैध तमंचे, कारतूस व शस्त्र बनाने के उपकरणों को भी पुलिस ने वहां से बरामद किया है। थाना नवाबगंज क्षेत्र का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। फर्रुखाबाद से बड़ी खबर, पुलिस को बड़ी कामयाबी हाथ लगी है। अवैध हथियारों का जखीरा थाना पुलिस व स्वात टीम ने पकड़ा है। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री का भंडाफोड़ किया है। अवैध शस्त्र बनाने वाले 3 आरोपियों को भी पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस ने अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री को पकड़ा है। बड़ी खबर, ये थाना नवाबगंज की पुलिस और एसओजी टीम, सर्विलांस टीम के द्वारा एक अवैध शस्त्र बनाने की फैक्ट्री जो संचालित की जा रही थी, उसके गिरोह के 3 लोगों को गिरफ्तार किया गया है। उनके पास से 25 अवैध असला बरामद हुए हैं, साथ ही साथ कारतूस और जो अवैध शस्त्र बनाने की जो फैक्ट्री में उपकरण उपयोग में आते हैं वो बरामद किए गए हैं। और सीधे आपको चित्रकूट लिए चलते हैं, जहां पर सीएम योगी आदित्यनाथ जनसभा को संबोधित कर रहे हैं। बना रहे हैं, कनेक्टिविटी को 4 लेन से करेंगे भी और साथ साथ इसको बेहतरीन तरीके से आगे बढ़ाएंगे। अनेक उद्योग लगेंगे, डिफेंस कॉरिडोर के भी, डिफेंस से संबंधित, रक्षा उत्पादन से संबंधित उद्यम यहां लगेंगे। ढेर सारे नौजवानों को नौकरी और रोजगार मिलेगा। जो यहां पहले से व्यापार कर रहे हैं, उनके व्यापार को आगे बढ़ाने में मदद मिलेगी। और चित्रकूट के अंदर की कंजेशन को दूर करने के लिए रिंग रोड की भी घोषणा यहां पर हो चुकी है। बहुत शीघ्र उस पर भी कार्यक्रम हो रहा है। प्रदेश की पहली रोपवे कहां चली थी मालूम है ना? चित्रकूट में ही चली थी पहली रोपवे, उत्तर प्रदेश में। यहीं पे परिक्रमा मार्ग पर। और भाइयों बहनों, इसीलिए आज मैं कहने के लिए आया हूं, हम लोगों ने चित्रकूट विकास के लिए तीर्थ स्थल के विकास का एक बोर्ड भी बना दिया है। वह बोर्ड यहां के विकास को एक नई गति देगा। मैं तो इस बार सोच रहा था कि चित्रकूट में थोड़ी आबादी और होती, अगल बगल के और भी कुछ गांव आ जाते, तो इसको पूरा नगर निगम बनाकर के स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित। लेकिन भाइयों बहनों, आएगा धीरे धीरे करके, वो समय जरूर आएगा। लेकिन एक सरकार वह जो विकास पर ध्यान दी, चित्रकूट को उसकी मौलिक पहचान को देने का कार्य किया। चित्रकूट को डकैतों से मुक्त करके, अपराधियों से मुक्त करके फिर से सनातन हिंदू धर्म के पवित्र स्थल के रूप में स्थापित करने का कार्य की। वह एक डबल इंजन की भाजपा की सरकार आपके साथ। और एक लोग वे भी थे जिन लोगों ने अपने पूर्वजों को ही भुला दिया। समाजवादी पार्टी जीवन भर डॉक्टर लोहिया के नाम पे राजनीति करती रही। रामायण वेदों की शुरुआत डॉक्टर लोहिया ने की। और ये जो भवन बना है ना, यह भी डॉक्टर राम मनोहर लोहिया जी की प्रेरणा से बना है। लेकिन समाजवादी पार्टी कहती है कि राम तो थे ही नहीं, मिथक थे। अयोध्या में राम भक्तों में गोली चलाएंगे।
राम भक्तों के बारे में अनर्गल प्रलाप करेंगे, रामायण के बारे में और संत तुलसीदास जी के रामचरित्र मानस के बारे में अनर्गल टिप्पणियां करेंगे। ये आज की समाजवादी पार्टी है। इनको रामचरित्र मानस अच्छा नहीं लगता, इनको रामायण अच्छा नहीं लगता। ये लोग महर्षि वाल्मीकि का सम्मान नहीं कर सकते, ये लोग महर्षि संत तुलसीदास जी का सम्मान नहीं कर सकते। ये प्रभु श्री राम की प्रति आस्था तो दूर, प्रभु राम के अस्तित्व पर ही प्रश्न खड़ा करने वाले लोग। कारण है इनकी सोच में नकारात्मकता है, इनकी सोच में अराजकता है, इनकी सोच में अवसरवादिता है। ये परिवारवादी लोग हैं, अपने परिवार के बारे में मात्र सोचते हैं, समाज के बारे में सोच नहीं है। और किसी सच्चे आदमी को, किसी संत को अपना हित मित्र नहीं बनाते। किसी पेशेवर डकैत को अपने गले का हार बना करके जनता का शोषण और व्यापारियों का शोषण करवाने के लिए उनको चरने खाने के लिए छोड़ देते हैं। और इसलिए भाइयों बहनों, आज मैं आपके पास आया हूं आपसे कहने के लिए, आज हमारे चित्रकूट वासियों को, किसी गरीब को उपचार के लिए तरसना नहीं पड़ेगा। 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की जो गारंटी उसको हाथ में दे दी गई है, 5 लाख रुपए की आयुष्मान भारत की बीमा का कवर है। किसी गरीब को भूखों नहीं सोना पड़ेगा, क्योंकि लगातार सरकार पिछले 3 वर्ष से फ्री में राशन की सुविधा का लाभ हर नागरिक को देने का कार्य कर रही है, जितने जरूरतमंद हैं उनको उपलब्ध करवाने का कार्य कर रही है। किसी निराश्रित महिला को, किसी दिव्यांगजन को, किसी वृद्धजन को, जो भी पात्रता की श्रेणी में आते हैं, उन्हें 12,000 रुपये सालाना पेंशन की सुविधा का लाभ सरकार दे रही है, डबल इंजन की सरकार दे रही है। जिन लोगों ने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, आज उनको एक एक वोट के लिए तरसाइए, यही अवसर होता है। हम तो हर घर नल योजना पहुंचा करके आरओ का पानी पहुंचाना चाहते हैं आपके घर में, जिससे किसी बहन बेटी को अपने सिर में गगरी लेकर के 2 किलोमीटर 5 किलोमीटर दूर से ला जाके जल बहाने के लिए मजबूर नहीं होना पड़ेगा। आज जब मैं इन सभी अपने जनप्रतिनिधियों को देखता हूं कि जब ये लोग कार्यक्रमों में आते हैं, तैयारी के साथ, पूरी तैयारी के साथ लगे रहते हैं, तब मुझे लगता है इसलिए है क्योंकि अब हर घर नल योजना सफल हो रही है। और भाइयों बहनों, हर घर नल योजना इसलिए सफल हो रही है, नहीं तो घर में पानी नहीं होता। और ये लोग ऐसे ही कार्यक्रमों में आते तो उसी गगरी से शाम को जाके मार भी खाते। तो मिशन निकाय के थ्रू आप सुन रहे थे सीएम योगी आदित्यनाथ को। उन्होंने साफ तौर पर सपा पर निशाना साधते हुए परिवारवाद का जिक्र किया। उन्होंने अयोध्या का जिक्र किया कि वहां पर कार से पे गोलियां चलवाई गई थी। उन्होंने एक बात साफ तौर पे कही कि जिन्होंने आपको एक एक बूंद पानी के लिए तरसाया है, उन्हें एक एक वोट के लिए तरसाइए। चलिए आगे बढ़ लेते हैं। बदायूं के म्याऊं में मैरिज लॉन में वेटर का शव मिला है। बड़ी खबर, मैरिज लॉन की 3री मंजिल पर मिला है शव। किसी झगड़े में हत्या किए जाने की आशंका। मैरिज लॉन में बीती रात रुकी हुई थी एक बारात। आपको बता रहे हैं, किसी झगड़े में हत्या किए जाने की आशंका है। मैरिज लॉन में बीती रात एक बारात रुकी हुई थी। मैरिज लॉन की 3री मंजिल पर यह शव बरामद हुआ है, मिला है। किसी झगड़े में हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है। मैरिज लॉन में बीती रात एक बारात रुकी थी। अलापुर क्षेत्र के म्याऊं माधव लॉज का मामला बताया जा रहा है। मैरिज लॉन की 3री मंजिल पर एक शव मिला है। एक बारात रुकी हुई थी इस मैरिज लॉन में और किसी झगड़े में हत्या किए जाने की आशंका व्यक्त की जा रही है।
अगली खबर का रुख कर लेते हैं। अमरोहा से मिल रही अगली खबर। चोरी करते हुए चोर जो है वो सीसीटीवी कैमरे में कैद हुए हैं। सीसीटीवी में चोर जो है वो चोरी करते हुए कैद हुए हैं। चोर ने साइबर कैफे को अपना निशाना बनाया। साइबर कैफे में घुसे चोर ने पेचकस के द्वारा ताला तोड़ा। किसी काम से कैफे संचालक कैफे से बाहर गया हुआ था। त्रिपोलिया में युवक चलाता है साइबर कैफे। बड़ी खबर, नगर के मोहल्ला त्रिपोलिया में युवक चलाता है साइबर कैफे। चोर ने दराज में रखी हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया है। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला त्रिपोलिया का पूरा मामला बताया जा रहा है। पुलिस मामले की हालांकि जांच में जरूर जुटी हुई है। अमरोहा से बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। चोरी करते वक्त सीसीटीवी में चोरों की हरकत जो है वो कैद हो गई है। चोरों ने साइबर कैफे को अपना निशाना बनाया है। साइबर कैफे में चोर घुसे, उन्होंने पेचकस से जो ताला था उसे तोड़ा। किसी काम से कैफे का जो संचालक है, मालिक है, वो बाहर गया हुआ था। मोहल्ला त्रिपोलिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। वहीं पर ये कैफे है। चोर ने दराज में रखी हजारों की नकदी पर हाथ साफ कर दिया। नगर कोतवाली क्षेत्र के मोहल्ला त्रिपोलिया का ये पूरा मामला बताया जा रहा है। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। निकाय चुनाव में दादरी नगर पालिका परिषद प्रत्याशी गीता पंडित के समर्थन में जनसभा हुई, जिसमें भाजपा विधायक तेजपाल सिंह नागर और बड़ी संख्या में कार्यकर्ता मौजूद रहे। जनसभा में कहा गया, हमारी सरकार ने नारी सम्मान, सड़कों की व्यवस्था, नालियों की सफाई आदि अनेक काम किए हैं। साथ ही दादरी में आतंक का माहौल खत्म किया। डबल इंजन सरकार ने सभी समस्याओं को दूर कर दिया है और अब योगी जी की इच्छा है कि प्रदेश में विकास के लिए ट्रिपल इंजन की सरकार बने। सब पूरा हो चुका है क्योंकि मेरे सारे समाजों ने मेरे को सपोर्ट करा है, उन्होंने सबने मेरे को समर्थन करा है, तो इस बार हैट्रिक जरूर लगेगी। सब साथ पहले से अधिक मतों से आप विजयश्री को चूमेंगे? जी बिल्कुल, ये सच्चाई है क्योंकि पहले से भी ज्यादा जोश है सबके अंदर और सबकी इच्छा है कि एक बार फिर मैं दोबारा से सेवा करूं सबकी। जगभूषण गर्ग जी ने आपके समर्थन में जो स्थान अपना रिक्त किया, उसका लाभ कितना मिलेगा? उनका पूरा लाभ है। मैं अपने जगभूषण बाबू जी का बहुत बहुत धन्यवाद व्यक्त करती हूँ और उनका एहसान हमेशा मेरे ऊपर रहेगा कि उन्होंने अपनी इस बेटी के लिए अपना समर्थन मुझे दिया। उनके लिए मैं हमेशा उनकी आभारी रहूंगी। उनके पूरे समाज की वोट मुझे मिल रही है, तो सबसे बड़ा योगदान जगभूषण बाबू जी का ही है। जी कल चुनाव प्रचार बंद हो जाएगा। मैं पूरी दादरी में घुमा हूँ। मैंने 12 और 17 के चुनाव भी देखे। जो 12 में और 17 में चुनाव हुए थे, गीता पंडित को उससे ज्यादा समर्थन मिला है और इस बार गीता पंडित रिकॉर्ड मतों से जीतेगी। ऐसे मुझे नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही चौक सर्राफा के वार्ड 101 में देखने को मिला, जहां से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद प्रत्याशी गिरिजेश वाजपेयी लगातार खुद को जनता से जुड़े हुए बता रहे हैं। साधारण व्यक्तित्व के ईमानदार छवि वाले गिरिजेश वाजपेयी कमल के फूल के साथ जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में सोमवार को वार्ड 101 में गिरिजेश वाजपेयी ने रोड शो कर अपनी ताकत दिखाई। भारी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने इस रोड शो में हिस्सा लिया। वार्ड 101 के लगभग हर इलाके में जाकर गिरिजेश ने जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल व्यावसायिक और घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस निकाय चुनाव में जनता की ओर से मौका मिला तो सीधे तौर पर जनता से जुड़कर समस्त मूलभूत समस्याओं का निवारण करते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करवाया जाएगा। दादरी में आ गया था, बहुत सारे बच्चों का जन्म भी नहीं होता चल सका। मैंने दादरी में आतंक देखा है, मैंने दादरी में व्यापारियों को तंग होते देखा है, मैंने बाजार को 5 बजे बंद होते देखा है। हमारी पार्टी ने गीता को तीसरी बार टिकट दे दिया, तीसरी बार टिकट दे दिया। साथी, चुनाव गीता का नहीं है,
ये चुनाव कमल के फूल का है। कमल के फूल की ऐसी पार्टी है, मैं उन बातों का वर्णन नहीं करना चाहता। मैंने दादरी को करीब से देखा, मैं 1966 में दादरी में आ गया था, बहुत सारे बच्चों का जन्म भी नहीं होता चल सका। मैंने दादरी में आतंक देखा है, मैंने दादरी में व्यापारियों को तंग होते देखा है, मैंने बाजार को 5 बजे बंद होते देखा है। हमारी पार्टी ने गीता को तीसरी बार टिकट दे दिया, तीसरी बार टिकट दे दिया। दादरी निकाय चुनाव में बसपा के दिग्गज नेता इमरान मसूद ने जनता से राव रविंद्र भाटी के पक्ष में वोट करने की अपील की है। इमरान मसूद ने दादरी के नई आबादी वाले क्षेत्र में लोगों के बीच बसपा की विचारधारा को स्पष्ट किया। उन्होंने कहा कि समाजवादी पार्टी ने मुसलमानों की आवाज़ को खामोश कर दिया है। वहीं उन्होंने भाजपा पर निशाना साधा और कहा कि समीकरणों पर चुनाव होते हैं और समीकरण बिल्कुल साफ है। राव रविंद्र भाटी का साथ दें और उन्हें चुनाव जिताएं। और आजम खां के लहजे के अंदर मायूसी कि आपके दिल को हम हैं इस वक्त दादरी में, और दादरी में हमारे साथ बसपा के मंडल कोऑर्डिनेटर हैं लक्ष्मी सिंह जी। सबसे पहले मैं ये जानना चाहूँगा, इमरान मसूद जी आए थे जी, और क्या आश्वासन दिया, क्या उन्होंने संदेश दिया? उन्होंने आवाम को संदेश दिया है कि जो माननीय बहन जी हैं, जो बार बार बात उठती है कि बसपा बीजेपी से मिली हुई है, इसको उन्होंने क्लियरफाई करा। उन्होंने अपने लोगों को बताया है कि ये जो है ये समाजवादी पार्टी बीजेपी की बी टीम है और समाजवादी बी टीम है, और इसलिए उन्होंने स्पष्ट तौर पर अपने समुदाय को ये बताने का काम करा है। उनके यहाँ आने से जनता में किस तरीके से बसपा के जो बसपा का ग्राफ है वो किस तरीके से ऊपर जाएगा? जाहिर सी बात है कि वो पश्चिम के बड़े नेता हैं और जो समुदाय है उसमें उनके प्रति बहुत सम्मान है, और जब वो यहाँ पर आए हैं तो इलेक्शन पर बहुत बड़ा असर पड़ेगा और इलेक्शन जो है वो बदलेगा। बसपा से बहुत लंबे समय तक कोऑर्डिनेटर रहे ओम प्रकाश सिंह जी मौजूद हैं, एडवोकेट ओम प्रकाश सिंह जी। इनसे भी हम जानना चाहेंगे कि आपके बड़े नेता आज दादरी में दौरा किया है, क्या जनता को संदेश देना चाह रहे थे वो? देखिए, जो इस प्रदेश में कानून व्यवस्था की स्थिति है और जो सामाजिक भाईचारा जो बहुत लंबे समय से प्रदेश का जो खराब है, उसको ध्यान में रखते हुए आदरणीय इमरान मसूद जी पूरे प्रदेश में और जो बहुजन समाज पार्टी के शासनकाल को, बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को, जो जनहित के जो काम है उनको लोगों को बता रहे हैं। और निश्चित तौर पर ये दादरी नगर पालिका परिषद में इस बार बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी श्री राव रविंद्र भाटी निश्चित तौर पर विजयी होंगे। चूँकि दादरी की जनता पिछले लगातार 10 वर्ष से एक ही दल के एक व्यक्ति को लगातार अपनी सरकार में देख रही है दादरी की में, तो जो दुख तकलीफें जो लोग देख रहे हैं, अनुभव है, उसके आधार पर यहाँ दादरी के लोग बदलाव चाहते हैं और बदलाव के लिए उत्तर प्रदेश में बीएसपी की सरकार को लोगों ने देखा है, इसलिए यहाँ बीएसपी के चेयरमैन बनाने का लोगों ने मन बना लिया है। इमरान मसूद जी के आने से यहाँ पर मुस्लिम वोटर्स पर कितना प्रभाव पड़ेगा? देखिए, वैसे तो मुस्लिम वोटर्स ने 2022 के चुनाव के बाद ये अपना तहिया कर लिया है कि 100% एक दल विशेष को वोट देने के बाद वो बीजेपी को नहीं रोक पाए। ये पूरे प्रदेश का मुस्लिम समाज का अनुभव रहा है। इसलिए उस अनुभव के बाद से वैसे तो प्रदेश में मुस्लिम समाज ने ही अपने रास्ता का अख्तियार कर लिया है कि उन्होंने अगर फिरकापरस्ती ताकतों को रोकना है तो बहुजन समाज पार्टी को मजबूत करना होगा। ये 22 के चुनाव के बाद से तहिया कर लिया उस समाज ने। और जहाँ तक आदरणीय इमरान मसूद जी की बात है, तो इमरान मसूद जी उस समाज की बड़ी शख्सियत हैं। उन्होंने अपने समाज के लोगों के बीच में जाकर के और बहुजन समाज पार्टी की नीतियों को और जो समतामूलक समाज की जो बीएसपी की परिकल्पना है और जो कानून व्यवस्था है और जो विकास है, उस सारी बातों को समाज के लोगों को, उनका हक कहाँ सुरक्षित है। जब बीएसपी की सरकार आती है तो पूरे प्रदेश में अमन चैन रहता है। इस सारी बातों को उन्होंने समझाया और निश्चित तौर पर उनके समाज के लोग बहुजन समाज पार्टी के उम्मीदवार को वोट करेंगे। अगली खबर का रुख कर लेते हैं। नगर निकाय चुनाव को लेकर प्रत्याशी बेहद उत्साहित दिखाई दे रहे हैं। कुछ ऐसा ही चौक सर्राफा के वार्ड 101 में देखने को मिला है, जहां से भारतीय जनता पार्टी से पार्षद प्रत्याशी गिरजेश बाजपेयी लगातार खुद को जनता से जुड़े हुए बता रहे हैं। साधारण व्यक्तित्व के ईमानदार छवि वाले गिरजेश बाजपेयी कमल के फूल के साथ जनता से वोटों की अपील करते हुए नजर आ रहे हैं।
होकर अपनी ताकत दिखाई। भारी संख्या में क्षेत्र के लोगों ने इस रोड शो में हिस्सा लिया। वार्ड 101 के लगभग हर इलाके में जाकर योगेश ने जनता से वोट की अपील की। उन्होंने कहा कि फिलहाल व्यावसायिक और घनी आबादी वाले इस क्षेत्र में व्यापारियों और स्थानीय नागरिकों को कई समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है। इस निकाय चुनाव में जनता की ओर से मौका मिला तो सीधे तौर पर जनता से जुड़कर समस्त मूलभूत समस्याओं का निवारण करते हुए क्षेत्र का सर्वांगीण विकास सुनिश्चित करवाया जाएगा। खबर गाजियाबाद से है, जहां हाई राइज सोसाइटी की लिफ्ट में 2 युवकों ने 8वीं की छात्रा को चाकू दिखाया। पूरी घटना सीसीटीवी कैमरे में कैद हो गई। इसमें साफ तौर से दिख रहा है कि छात्रा लिफ्ट से ग्राउंड फ्लोर से 6 मंजिल स्थित फ्लैट पर जा रही है। तभी 2 लड़के आते हैं। इसमें से एक के हाथ में चाकू है। लिफ्ट में घुसते ही उसने छात्रा को चाकू दिखाया। इससे छात्रा डर गई और लिफ्ट में कोने में सहम कर खड़ी रही। अपना फ्लोर आने पर दोनों लड़के लिफ्ट से बाहर निकल गए। कविनगर थाना पुलिस ने दोनों आरोपियों को शांति भंग में गिरफ्तार करते हुए उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। दिन दहाड़े कोर्ट परिसर के अंदर पति ने पत्नी पर किया ब्लेड से जानलेवा हमला। पत्नी इस हमले में गंभीर रूप से घायल हो गई। आपको बता दें, गंभीर हालत में जिला अस्पताल में भर्ती कराया गया। मामला कोर्ट परिसर का है, जहां रंभा का पुरवा थाना ऊंचाहार निवासी उमा सिंह का अपने पति दुखहरण सिंह पुत्र राम मिलन सिंह निवासी पूरे दयाराम तिवारी का पुरवा थाना नसीराबाद से विवाद के चलते अदालत में मुकदमा चल रहा था। आज पत्नी तारीख पर आई हुई थी, तभी लॉकअप के सामने पति ने अपनी पत्नी उमा सिंह पर ब्लेड से हमला बोल दिया। महिला आई है, उसके ऊपर कोई हमला हुआ, क्या है मामला? ये महिला है, इसको पुलिस वाले लाए हैं और इसको पेट में चोट लगी हुई है। क्या नाम है महिला का? महिला का नाम उमा सिंह है और ये ऊंचाहार थाने की रहने वाली है। अब कैसी स्थिति में? महिला को स्थिर और उसको भर्ती कर दिया गया है। देखिए, प्रकरण ये है कि नसीराबाद निवासी हैं दुखहरण सिंह चौहान। इनकी पत्नी है श्रीमती उमा सिंह। पति पत्नी के बीच आपसी विवाद था और उसी मुद्दे को लेकर के आज ये लोग दीवानी न्यायालय आए थे, जिसमें इनका अपना तलाकशुदा उस पर बातचीत होनी थी। जब अपने वकील से महिला बात कर रही थी, उसी दौरान इनके पति के द्वारा उससे चाकू से जो ब्लेड होता है उसे हमला कर दिया गया, जिससे पेट में घाव आ गया था। मौके पर फोर्स थी, तत्काल इसको पकड़ लिया गया है और इस संदर्भ में थाना कोतवाली नगर पर FIR पंजीकृत करके आवश्यक कार्रवाई की जा रही है। और इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता दें, पाकिस्तान से मिल रही है। पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर, इमरान खान इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी की गई है। इस्लामाबाद में धारा 144 भी लागू कर दी गई है। बड़ी खबर, पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इमरान खान इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर से ये गिरफ्तारी हुई है। धारा 144 इस्लामाबाद में लागू कर दी गई है। पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई इस वक्त की बेहद अहम और बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। इमरान खान इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिए गए हैं। इस्लामाबाद हाईकोर्ट के बाहर ये गिरफ्तारी हुई है। इस्लामाबाद में धारा 144 जो है वो लागू हो गई है। पाकिस्तान की सियासत से जुड़ी हुई बड़ी खबर।
इमरान खान को इस्लामाबाद में गिरफ्तार कर लिया गया है। धारा 144 लागू कर दी गई है। इस्लामाबाद हाई कोर्ट के बाहर से गिरफ्तारी की गई है। इस्लामाबाद में धारा 144 लागू कर दी गई है। फिलहाल इस बुलेटिन में इतना ही। आप देखते रहिए के न्यूज इंडिया। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी।